So good morning everyone. We will be starting the chapter probability, and first thing to be noted down is that don't worry कि तुम परमुटेशन कॉम्बिनेशन अभी नहीं पढ़े हो तो प्रोबेबिलिटी नहीं सीख पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना पीएनसी प्रोबेबिलिटी में जरूरत होता है वो सिर्फ एनसीआर है बस, और कुछ नहीं। एनसीआर का मतलब क्या है? एन चीज़ों में से आर चीज चुनना हो गया। पीएनसी का मतलब खत्म। मैक्सिमम वर्ड फॉर्मेशन वगैरह का काम आ सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता है, जो ऑलरेडी हम लोग लॉकडाउन के पहले किए हैं। जो नहीं किए हैं पीएनसी में वो प्रोबेबिलिटी के बाद करेंगे तो चलेगा। आई डिसाइडेड दिस बिकॉज प्रोबेबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। जेई मेंस में एक क्वेश्चन पक्का, क्योंकि अभी 25 सवाल का पैटर्न है। पहले जब 30 सवाल का पैटर्न होता था तो प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन पक्का। तुम किसी भी साल का पेपर निकाल के देख सकते हो। और जेई एडवांस में भी एक पैराग्राफ पक्का। पहले ऐसा होता था, नहीं तो फिर मल्टी करेक्ट, नहीं तो फिर मैच द कॉलम। इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट चैप्टर. So we will taking this one first, and after this we will be covering the parts of permutation combination जो लॉकडाउन के कारण नहीं हो पाया था. So we are going to start the chapter probability. Now probability में सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है और वो है क्लियरिटी. अगर चीजें क्लियर है तो क्वेश्चन बनेगा, अगर चीजें क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन फंसेगा. इसमें टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी जितना ज़्यादा क्लियरिटी के साथ समझ लो और याद रखो उतना अच्छा है. बाकी टॉपिक्स तो तुम्हारे गिनती के हैं. क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली ट्रायल, दैट्स इट. इसी से क्वेश्चन आएगा और पक्का आएगा. तो प्रोबेबिलिटी को समझना आज से हम लोग शुरू करते हैं और जीरो लेवल से पढ़ेंगे. जीरो लेवल. जीरो लेवल का मतलब कि हम मान के चल रहे हैं कि तुमको प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं आता है. तुम लाइफ में आज तक कभी किसी जूनियर क्लास में नहीं पढ़े हो प्रोबेबिलिटी. सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड व्हेन इट कम्स टू प्रोबेबिलिटी इज रैंडम एक्सपेरिमेंट. Since this is the first class, so you can expect the maximum time will go on defining the terminologies, क्योंकि वो बहुत जरूरी है. An experiment is said to be random if it has more than one possible known outcomes. रैंडम एक्सपेरिमेंट रैंडम है लेकिन आउटकम रैंडम नहीं होता. आउटकम पता है. जैसे एक सिक्का उछालेंगे तो हमको पता है दो ही आउटकम आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और ये दोनों नोन आउटकम है. अगर दो सिक्का उछालेंगे तो हमको पता है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल आएगा. 4 आउटकम पॉसिबल है और ये नोन आउटकम्स हैं. और किसी भी आउटकम का होने का प्रोबेबिलिटी कितना भी हो सकता है. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर आउटकम का प्रोबेबिलिटी बराबर ही हो. डिफरेंट आउटकम्स, ऑब्वियसली डिफरेंट प्रोबेबिलिटी. और तो और तुम आउटकम प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे. कि हम एक्सपेरिमेंट किए, जैसे हम सिक्का उछाले, तुम गारंटी के साथ नहीं बोल पाओगे कि कौन सा आउटकम आने वाला है. तुम 52 कार्ड्स के पैक में से एक कार्ड निकाले, तुम गारंटी के साथ नहीं कह सकते हो कि कौन सा आउटकम आएगा. सो रैंडम एक्सपेरिमेंट इज ऑल अबाउट, इट इज जस्ट अ ट्रायल जिसके कुछ आउटकम्स फिक्स होते हैं, आउटकम्स नोन होते हैं, और कौन सा आउटकम आएगा वो बताया नहीं जा सकता. इट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड. सो एन एक्सपेरिमेंट इज सेड टू बी रैंडम. आज तुम मेरे साथ नोट बना सकते हो, वो भी अच्छा है क्योंकि आज लिखाएगा बहुत. इज सेड टू बी रैंडम क्योंकि आज जितना लिखोगे उतना समझोगे. इफ इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम, इफ इट हैज मोर देन वन पॉसिबल known outcomes, which cannot be predicted in advance, which cannot be predicted in advance. We can see examples. So example, I can take it as tossing a coin.
tossing a coin is a random experiment. Tossing a coin is a random experiment which has two possible known outcomes. Which has two possible known outcomes. That is, head or tail will appear on the coin. Will appear on the coin. That's it. Similarly, if I toss a pair of coins, तो भी हमको सारे आउटकम्स पहले से पता रहता है, लेकिन ये नहीं पता रहता है कि आएगा कौन. Tossing a pair of coins is a random experiment which has four possible known outcomes. Which has four possible known outcomes. That is, head head, head tail, tail head, या फिर tail tail will appear on two coins. Now second and third outcomes are different. Please try to understand. Obviously you understand. सेकेंड और थर्ड आउटकम अलग अलग है, सेम नहीं है, क्योंकि कौन से कॉइन पर क्या आ रहा है वो मैटर करता है यहाँ पर. एग्जाम्पल, रोलिंग ए डाई और ए पेयर ऑफ डाइज, दोनों अलग अलग आउटकम है. रोलिंग अलग अलग एक्सपेरिमेंट है. रोलिंग ए डाई और ए पेयर ऑफ डाइज are two different random experiments. Which has 6 and 36 possible known outcomes respectively. Now पहले वाले का तो 1 2 3 4 5 6, दूसरे वाले का 36 होगा, 1 1 1 2 1 3 डॉट 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 1 6. वैसे ही पहले पे 2, फिर 6 पॉसिबिलिटी, पहले पे 3 6 पॉसिबिलिटी, पहले पे 4 6 पॉसिबिलिटी, पहले पर 5 आ जाए उसका 6 पॉसिबिलिटी, पहले पर 6 आए वैसा 6 पॉसिबिलिटी. सो दिस इज ऑल अबाउट रैंडम एक्सपेरिमेंट्स. अब रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो हर एक पॉसिबल आउटकम है वो क्या है? इवेंट. सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इवेंट. इवेंट को समझना है. एनी पॉसिबल outcome of a random experiment is called an event. बेसिकली इवेंट जो है ना वो सैंपल स्पेस का सबसेट होता है. बेसिकली every subset of a sample space is called an event. Now इस डेफिनेशन में एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आया and you know the meaning of that word. Still I told you, I will assume that you know nothing. So next is sample space. जब sample space समझ लेंगे तो फिर sample space और event का एग्जाम्पल एक साथ लेंगे.
The set of all possible outcomes of a random experiment is called its sample space. सीधा सा बात है. एक एक्सपेरिमेंट किए तुम, चाहे सिक्का उछाले, चाहे दो सिक्का उछाले, चाहे एक डाइस फेंके या दो डाइस फेंके या तीन डाइस फेंके, जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, जो पॉसिबल नोन आउटकम्स होते थे, जिनको हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते थे कौन सा आउटकम ऑकर कर जाएगा, वो सारे आउटकम्स का कलेक्शन को सैंपल स्पेस बोला जाता है. The set of all possible outcomes, the set of all possible outcomes, the set of all possible outcomes of a random experiment is called its sample space, is called its sample space, is called its sample space, usually denoted by capital S, usually denoted by capital S, and each outcome is called a sample point, is called a sample point. तो इवेंट का मतलब तुम समझ सकते हो, एक सैंपल पॉइंट या एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट का कलेक्शन भी इवेंट कहलाएगा. नाउ टुगेदर वी सी अंडरस्टैंड एग्जांपल ऑफ सैंपल स्पेस and event. Now suppose in throwing a die, sample space is denoted by S, which is collection of all possible outcomes 1 2 3 4 5 6. यही हो सकता. Event, however, let E be the event of getting a prime number, then E जो होगा वो एक सबसेट होगा S का ही, जिसमें 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा. दैट्स इट. सिमिलरली अगर F एक इवेंट है जिसमें ऑड नंबर आएंगे, तो उसमें 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा. दिस इज कॉल्ड इवेंट. वी कैन सी अनदर एग्जांपल आल्सो. Let a pair of dice be rolled. Then sample space का मतलब हो गया that is S. ये set of all possible outcomes है. इसमें 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 है, इस तरह से 1 6 तक होगा. Again you will have 2 1, 2 2, 2 3, like this till 2 6. इसी तरह 3 4 5 और लास्ट में 6 1, 6 2 एंड फाइनली यू हैव टोटल 6 6 तक जाएगा ये सेट. ये पूरा सैंपल स्पेस है जिसमें तुम देख सकते हो 36 पॉसिबल आउटकम्स है, which has a total of 36 पॉसिबल नोन आउटकम्स. बार बार बोलेंगे नोन आउटकम्स. हम लोग को पता ही है यही सब आउटकम में से कुछ आना होगा. ये हुआ सैंपल स्पेस. दिस इज माय सैंपल स्पेस. नाउ इवेंट, मान लो एक इवेंट है. लेट E be the event of getting a doublet
डबलेट मतलब दोनों ही डाइस पर सेम नंबर दिखेगा। देन तब ई इवेंट में जो सेट है उसमें एस के ही एलिमेंट्स आएंगे, वो सारे आएंगे जिसमें दोनों पासा पर सेम नंबर दिखा रहा होगा, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। तो ये ऑब्वियसली तुम देख सकते हो कि ये जो सेट ई है दैट इज ए सबसेट ऑफ एस ऑलवेज। Event is always a subset. Any subset of sample space will be an event. Sample space का एक भी कोई subset बना लो वो एक event ही कहलाएगा। So after event, how many types of events? Different types. सबसे पहले सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट समझ लो मतलब एक ही पॉसिबल आउटकम होगा। जैसे अभी हम लोग क्या किए, हम लोग देखे प्राइम नंबर आने का क्या क्या इवेंट है। तो प्राइम नंबर आने का जो इवेंट था उसमें 3 पॉसिबल आउटकम था, 3 5 2। तो वो सिंपल इवेंट नहीं कहलाएगा। ए सिंपल इवेंट और एन एलिमेंट्री इवेंट, ए सिंपल इवेंट और एन एलिमेंट्री इवेंट, ए सिंपल इवेंट और एन एलिमेंट्री इवेंट is an event is an event containing only a single sample point, containing only a single sample point। मतलब समझ जाओ सैंपल स्पेस का वो सबसेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा वो हो सकता है सिंपल इवेंट। जैसे एग्जांपल, सपोज आई टेक एग्जांपल, a pair of coins be tossed, then sample space will be head head, head tail, tail head and tail tail। Now let E be the event, E be the event of getting two heads, of getting two heads implies, तो फिर ई एस का वो सबसेट है जिसमें सिर्फ एक सैंपल पॉइंट आ रहा है एच एच, विच इज ए सिंपल इवेंट, विच इज ए सिंपल इवेंट। प्लीज रेज हैंड इफ ओके। सिंपल इवेंट का मतलब सैंपल स्पेस का वो सबसेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट आएगा, और जो सैंपल पॉइंट एक से ज्यादा आ जाए वो मिक्स्ड इवेंट कहलाता है, और यू कैन से इट एज कंपाउंड इवेंट। नंबर 2, मिक्स्ड इवेंट बोल लो या कंपाउंड इवेंट बोल लो, एक ही बात। मिक्स्ड इवेंट और कंपाउंड इवेंट, यही अगर बोल देते ना तुमको कि 2 कॉइन्स टॉस किया गया, ई बी द इवेंट ऑफ डिफरेंट outcomes on different dice, sorry different outcomes on different coins, तो तुम्हारा उसमें एच टी और टी एच दोनों आ जाता, वो मिक्स्ड इवेंट हो जाता। वी कैन सी इट हियर, कंपाउंड इवेंट्स और मिक्स्ड इवेंट्स। मिक्स्ड इवेंट्स आर दोज विच आर नॉट सिंपल इवेंट्स। सिंपल सा बात है, जो सिंपल इवेंट नहीं है वो मिक्स्ड इवेंट है, which are not simple events। Example, very simple, a die is rolled, then sample space 1 2 3 4 5 6, let E be the event, let E be the event
of getting 2, let E be the event of getting 2, then E सेट में सिर्फ 2 ही आएगा. So is a simple event, is a simple event, but let F be the event, F be the event of getting an even number, of getting an even number implies F सेट में आ जाएगा 2, 4, 6. तो इसमें सिर्फ एक सैंपल पॉइंट नहीं है. सो F is a mixed event, F is a mixed event. Okay, now this was mixed event. Next we can have compound event. कंपाउंड इवेंट देखो, मिक्स्ड इवेंट हो गया, तुम समझ गए, जिसमें एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट होगा. सिंपल इवेंट हो गया, तुम समझ गए, उसमें एक ही सैंपल पॉइंट होगा. कंपाउंड इवेंट क्या होता है? कंपाउंड इवेंट कैन बी कंसीडर्ड एज दोज इवेंट्स which can be obtained by combining 2 or more elementary events. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम तुमको समझाते हैं, मान लो 52 कार्ड्स का पैक सब लोग समझता है, हैंड रेस कर दो एक बार. 52 कार्ड्स का पैक एकदम क्लियर है दिमाग में. टोटल उसमें 4 सूट होता है, क्लब, स्पेड, डायमंड, हार्ट, और हर सूट में 13 कार्ड्स होते हैं. उसमें से 2 रेड सूट है, 2 ब्लैक सूट है, और हर एक सूट में टोटल 3 फेस कार्ड होता है, किंग, क्वीन, जैक. जैक को कभी कभी नेफ भी बोलता है, और एक एस होता है हर सूट में, जिसको ए से डिनोट किया जाता है. नंबर कार्ड्स 2 से लेकर 10 तक होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. तो हर सूट में 13 कार्ड, 13, 13, 26, 27 ब्लैक कार्ड, 22 रेड कार्ड, और टोटल 52 कार्ड्स. जोकर को नहीं लेते हैं हम लोग अपने कंसिडरेशन में. तो मान लो कि तुम्हारा पैक ऑफ 52 कार्ड्स में से तुमको बोला गया कि एक हार्ट ड्रॉ करना है. तो इवेंट ए जो हो जाएगा वो हार्ट ड्रॉ करना है. लेकिन अगर तुमको एक और काम दिया जाए कि तुमको रेड कार्ड ड्रॉ करना है जो कि हार्ट का होगा, रेड कार्ड ड्रॉ करना है जो कि हार्ट का होगा, तो ये ज्यादा स्पेसिफिक है. तो जितना ज्यादा तुम स्पेसिफिक जाओगे उतना ज्यादा तुम्हारा जो चांसेस है किसी इवेंट का ऑकर होने का वो कम हो जाएगा ऑब्वियसली. क्योंकि अगर तुमको बोलेगा एक कार्ड उठाए, रेड का प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो ऑब्वियसली हाफ होगा, 26/52. लेकिन बोलेगा रेड का किंग निकालो, तो रेड का किंग तो भाई 2 ही है, 2/52, तो प्रोबेबिलिटी 1/26 है, तो काफी घट जाएगा. तो ये सब जो है ना, ये सब कंपाउंड इवेंट है. कंपाउंड इवेंट कैसे हुआ? इसमें देखो 2 एलिमेंट्री इवेंट मिला दिया. जैसे एक तो बोला कि रेड उठाओ, दूसरा बोला कि किंग उठाओ. तो यहाँ 2 एलिमेंट्री इवेंट है, एक रेड उठाना है और एक किंग उठाना है. तो दोनों को मिला करके ये इवेंट बनाया गया है, इसलिए ऐसे इवेंट्स को बोला जाता है कंपाउंड इवेंट. और यू कैन से डिकम्पोजेबल इवेंट, ये इसका दूसरा नाम है. डिकम्पोजेबल मतलब इसको 2 डिफरेंट इवेंट्स में तुम डिकम्पोज करके सोच सकते हो. डेफिनेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल. इनफैक्ट तुम नहीं भी लिखोगे, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, बट चीज को समझना जरूरी है कि एक हार्ट उठाना और उसको इस तरीके से लिखना कि हार्ट उठाना जो किंग हो, मतलब दोनों अलग अलग चीजें. हार्ट मतलब इट्स अ सिंपल थिंग कि 4 सूट है, उसमें से हार्ट सूट सेलेक्ट कीजिए, तो सीधा सा बात है, प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि टोटल 4 सूट होते हैं और उसमें से एक सूट कोई हार्ट बोल दिया है, सेलेक्ट करना है. तो हमारे लिए जो देखो, यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज करता है कि मेरे पास सैंपल पॉइंट में तो 13 आ जाएगा, 13 कार्ड आ जाएगा. अगर हार्ट बोला गया है तो मेरे पास सैंपल पॉइंट में 13 सैंपल पॉइंट आ जाएगा. जिसको ये लग रहा है वो हैंड रेस करो. तो ये सिंपल इवेंट कैसे होगा?
सिंपल इवेंट में तो सर बोले हैं कि उसमें सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट होगा, लेकिन भाई तुम ये तो देखो कि मेरा सैंपल स्पेस क्या है। हम पूरे 52 कार्ड को सैंपल स्पेस नहीं मान रहे हैं ना, हम तो बोल ही रहे हैं कि 52 कार्ड का पैक है जिसमें 4 सूट होता है, उसमें से एक सूट हार्ट निकालो। अब समझ रहे हो तो हैंड रेस करो। मेरा सैंपल स्पेस यहाँ 52 नहीं 4 है, क्योंकि टोटल 4 ही सूट होते हैं, हार्ट, क्लब, डायमंड, स्पेड। उसमें से हम तुमको बोले कि तुम हार्ट निकालो, सीधा सा बात है, इट्स अ सिंपल इवेंट। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि या तो हार्ट या तो डायमंड, मतलब अब तुम्हारे फेवरेबल आउटकम्स में सिर्फ एक सैंपल पॉइंट नहीं आ रहा है, दो आ रहा है। तुम हार्ट का सूट भी उठा सकते हो और डायमंड का सूट भी उठा सकते हो। दैट इज कॉल्ड compound event. That's why I told you compound event and mixed event and decomposable event are everything same. सिंपल इवेंट का मतलब सैंपल पॉइंट में से सिर्फ एक सैंपल पॉइंट फेवरेबल होगा उस इवेंट के, और मिक्स्ड इवेंट का मतलब है कि सैंपल पॉइंट का एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट फेवरेबल होगा उस इवेंट के। जैसे अगर तुमसे बोला जाए, एक और एग्जांपल देते हैं तुमको, हम रुको, एक और एग्जांपल क्या देंगे, एक और एग्जांपल देते हैं तुमको। सपोज 52 कार्ड्स का पैक है, ठीक है, उसमें से तुम स्पेड का किंग निकालो, ये एक इवेंट है। एक कार्ड निकाला गया और लेट ई बी द इवेंट दैट द सेलेक्टेड कार्ड इज ए किंग ऑफ स्पेड। नाउ टेल मी, is this a simple event or a compound event? Please send me a message. A card is drawn at random and let E be the event that the drawn card is a king of a spade. It's a king of a spade. तो ये जो तुम्हारा इवेंट है ना, उस इवेंट में तुम्हारे लिए फेवरेबल आउटकम सिर्फ एक ही कार्ड होगा, पूरे 52 कार्ड में से सिर्फ एक कार्ड तुमको फेवर कर रहा है, जो है स्पेड का किंग। तो इस इवेंट में जो फेवरेबल आउटकम है वो सिर्फ एक सिंगल सैंपल पॉइंट है। लेकिन अगर तुमको ये बोल देगा कि लेट एफ बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए किंग, बस लेट एफ बी ए इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए किंग, तो भाई इस इवेंट में 4 पॉसिबल सैंपल पॉइंट्स तुम्हारे पास आ सकता है, किंग ऑफ हार्ट या फिर किंग ऑफ डायमंड या फिर किंग ऑफ स्पेड या फिर किंग ऑफ क्लब। तो ये कंपाउंड इवेंट हो जाएगा, ये मिक्स्ड इवेंट हो जाएगा, और यू कैन से ये डिकम्पोजेबल इवेंट हो जाएगा। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ मिक्स्ड इवेंट एंड a simple event. I hope the definitions are very clear. Not very important, still I told you. Now अब जो बोल रहे हैं वो important है। Mutually exclusive events, mutually exclusive events, mutually exclusive events, or you can say disjoint events, disjoint events। disjoint sets का मतलब तुम जानते हो, तो वहीं से काफी कुछ क्लियर हो रहा है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट इवेंट का मतलब है कि देखो, डिसजॉइंट सेट का क्या मतलब था दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। वैसे ही डिसजॉइंट इवेंट का मतलब है कि दोनों इवेंट में कोई भी कॉमन सैंपल पॉइंट नहीं होगा। मतलब कि अगर दो इवेंट म्यूचुअली डिसजॉइंट है और अगर एक इवेंट ऑकर कर रहा है तो फिर दूसरा इवेंट ऑकर कर ही नहीं सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक डाइस रोल करते हैं और एक इवन इवेंट है कि ऑड नंबर आए और E2 इवेंट है कि इवन नंबर आए, तो इवन इवेंट के जो सेट में सैंपल पॉइंट्स आएंगे वो 1, 3 और 5 आएगा, और E2 में इवन आएगा 2, 4 और 6 आएगा। इस दोनों इवेंट में जो भी फेवरेबल सैंपल पॉइंट है उनमें कोई भी सैंपल पॉइंट कॉमन नहीं है, इसलिए ऐसा इवेंट को हम लोग डिसजॉइंट इवेंट कहते हैं। और तुम ये देख सकते हो कि अगर E1 ऑकर किया तो E2 ऑकर नहीं कर सकता है। मतलब अगर कोई ऑड आउटकम दिख रहा है तो ऑब्वियसली इवन नहीं दिख रहा होगा, और अगर कोई इवन आउटकम दिखेगा तो उस समय ऑड नहीं दिख रहा होगा। So that is the basic definition of mutually exclusive. Two or more events, two or more events are called mutually exclusive or disjoint, mutually
exclusive or disjoint or incompatible if the occurrence of any one of them, occurrence बोलो या happening बोलो एक ही बात है, if the occurrence of any one of them, if the occurrence of any one of them prevents the occurrence of all other events, prevents the occurrence of all other events, मतलब अगर E1 E2 E3 E4 ऐसे करके सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो उन सारे इवेंट्स में कुछ भी कॉमन सैंपल पॉइंट नहीं होगा। अगर एक इवेंट इवन हो रहा है तो बाकी कोई इवेंट ऑकर नहीं कर रहा होगा, दैट्स फॉर श्योर। एग्जाम्पल तो हम तुमको बताए, हम लिख भी सकते हैं, दैट इज नॉट अ बिग डील। सपोज a coin is tossed twice, let E1 equal to event that both coins show same outcome. Basically it should not be both coins, basically it should be both the times coin shows same outcome, क्योंकि दो कॉइन ने टॉस किया है, एक ही कॉइन को दो बार किया है। इवेंट दैट both times coin shows same outcome and E2 equal to event that both times coin shows different outcomes. So now you can see that even तुम्हारा जो सैंपल स्पेस होगा, even a child can say it will be head head, head tail, tail head और tail tail। जो इवेंट इवन है उसमें दोनों बार कॉइन सेम आउटकम शो करेगा, या तो दोनों बार हेड आ गया होगा या तो दोनों बार टेल आ गया होगा। और E2 जो है उसमें दोनों बार अलग आउटकम शो करेगा, पहला बार हेड और बाद में टेल आया होगा या पहला बार ही टेल और बाद में हेड आ गया होगा ना। दोनों में कोई भी सैंपल पॉइंट कॉमन नहीं है। ऑब्वियस सा बात है, अगर इवेंट इवन ऑकर किया होगा मतलब दोनों के दोनों बार सेम आउटकम आया होगा, तो E2 नहीं ऑकर कर सकता, क्योंकि E2 में तो एक बार कुछ और एक बार कुछ आएगा। और अगर इवेंट E2 ऑकर किया होगा मतलब दोनों बार अलग अलग आउटकम आया होगा, तो फिर दोनों बार सेम नहीं आ सकता, तो इवन नहीं ऑकर कर सकता है। सो दैट्स इट, वी से E1 and E2 are mutually exclusive events, are mutually exclusive events. Hence, you can also say that E1 set और E2 set का इंटरसेक्शन फाई होगा। दोनों में कुछ भी कॉमन सैंपल पॉइंट नहीं है, तो यहां से एक चीज तुम समझ सकते हो कि E1 इंटरसेक्शन E2 जीरो हो जाएगा। E1 इंटरसेक्शन E2 हम पहला बार P वर्ड यूज किए हैं, इस पर हम फोकस करेंगे, अभी हम इस पर नहीं आए हैं, लेकिन सिंस यू कैन अंडरस्टैंड लिटिल बिट सो आई हैव रिटन अर्लियर ओनली। P ऑफ E का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट E। तुम जानते हो, फिर भी हम ट्रीट करेंगे, तुम नहीं जानते हो, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of both E1 and E2
साइमल्टेनियसली इज जीरो। साइमल्टेनियसली इज जीरो मतलब कि दो या दो से ज्यादा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट इवेंट्स का एक साथ होने का प्रोबेबिलिटी जीरो है। सो okay, so this was all about mutually exclusive and disjoint events. Then next comes जो लिखने का जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव इवेंट्स। नॉन एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब है कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा वो म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव होगा। मतलब कि उन दोनों इवेंट्स में कुछ ना कुछ कॉमन सैंपल पॉइंट आ ही जाएगा। दोज आर कॉल्ड म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन, independent events. Independent events. Yes. नाम से ही पता चल रहा है, एक इवेंट के होकर करने से दूसरे किसी इवेंट का होकर करना या नहीं करना अगर डिपेंड नहीं करता है तो उसको हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। और अगर डिपेंडेंट इवेंट्स का बात हो तो हर इवेंट एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा होगा, एक के होने से दूसरे के होने का डिपेंड करता है। एक हुआ तो दूसरे का होने का क्या चांस है, एक नहीं हुआ तो दूसरे के होने का क्या चांस है, अगर बदल गया चांस तो वो सब डिपेंडेंट इवेंट हुआ। और इंडिपेंडेंट का मतलब अगर ए इवेंट होने से बी का होने का प्रोबेबिलिटी 3/4 है और ए के नहीं होने से भी बी के होने का प्रोबेबिलिटी 3/4 ही है, तो फिर ए और बी आपस में इंडिपेंडेंट कहलाएंगे, क्योंकि किसी एक का होना दूसरे के होने पर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा है। मतलब टू और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट, टू और मोर इवेंट्स are said to be independent, are said to be independent if occurrence of one event, if happening, देखो बार बार occurrence लिख रहे हैं, इस बार happening लिख दिए, ब्रैकेट में occurrence लिख सकते हैं, एक ही चीज है। if इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है मेरा लेकिन काम चलाओ हो जाएगा। if occurrence of one event, लैंग्वेज एकदम क्लियर लिख रहे हैं, एकदम देसी भाषा। if occurrence of one event is not affected by occurrence of other events, लैंग्वेज एकदम सिंपल एंड क्लियर है ना, एक बार हैंड रेस कर दो, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, ज्यादा हाई फाई इंग्लिश लिखना ही नहीं है। इज नॉट अफेक्टेड बाय द हैपनिंग, is not affected by the happening of other events. Now this independent event is really a great important thing. इस पे जेई एडवांस जेई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट। इट्स अ 3 ट्रिपल स्टार पॉइंट। इसको डिटेल में करेंगे हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करने के बाद। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में होता ही यही है चेक करना कि एक इवेंट के हो जाने से दूसरा इवेंट का होने का क्या चांस है। तो वहां हम लोग ये देखते हैं कि एक इवेंट के हो जाने से दूसरे इवेंट का होने का क्या चांस है का फॉर्मूला निकालते हैं, और फिर हम लोग देखते हैं कि अगर एक इवेंट के होने से दूसरा इवेंट का होना अफेक्ट ही नहीं हो रहा है तो क्या कंडीशन होता है, और एक इवेंट के होने से दूसरा इवेंट का होना अफेक्ट ही नहीं हो रहा है का मतलब ही है कि दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है। तो वही जो फॉर्मूला आता है ना, दैट इज द कंडीशन फॉर टू और मोर इवेंट्स टू बी इंडिपेंडेंट, जो पढ़ेंगे हम लोग वो हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ पर नोट करके लिख लेंगे। टू और मोर इवेंट्स, टू और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी डिपेंडेंट if occurrence of one affects the occurrence of other either partially or totally। जरूरी नहीं है कि एक के होने से दूसरा वाला एकदम पूरा का पूरा इफेक्ट हो जाएगा, हो सकता है वो दूसरे इवेंट का कोई एक हिस्सा इफेक्ट हो रहा हो, या हो सकता है पूरा का पूरा इवेंट ही इफेक्ट हो जा रहा हो। टू और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी डिपेंडेंट इफ occurrence of one event affects
पार्शियली और टोटली, partially or totally the occurrence of other event, occurrence of other event. Very clear. Two or more events are said to be dependent if occurrence of one affects the occurrence of other event totally or partially. One दो बार लिखा गया है. हो जाता है कभी कभी, क्या करोगे. Okay, now see, मेरे ख्याल से we can take an example of independent event. एक जो एरर है, जो एक मिसकंसेप्शन है, वो हम पहले ही क्लियर कर दे रहे हैं. इसको याद मत कर लेना, ये मिसकंसेप्शन है, इससे बच के रहना है. जनरली बहुत लोग सोच लेता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर सेम थिंग. ठीक है, ऐसा नहीं है. So it's a misconception that an event cannot be an event. नहीं, टू और मोर इवेंट्स, क्योंकि एक इवेंट का बात हम लोग नहीं कर सकते हैं ना म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट में. टू इवेंट्स कैन बी independent, can be independent and mutually exclusive at the same time. ये गलत है. exclusive at the same time, ये हो ही नहीं सकता है. Now see, we can explain it बहुत आराम से. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मान लो दो इवेंट है ए और बी. अगर दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो फिर दोनों का एक साथ ऑकर करने का प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा. मतलब ए और बी अगर दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट्स है, तो ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा. लेकिन तुम आगे चलकर देखोगे कि दो इवेंट जब इंडिपेंडेंट होता है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी दोनों का ऑकर करने का प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू दोनों का इंडिविजुअली ऑकर करने का प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट आ जाता है. मतलब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी आता है. ठीक है, कैसे? जो करेक्शन है वो कर लेते हैं हम लोग. लेट A and B be two events, then पहला बात, if A and B are mutually exclusive, if A and B are mutually exclusive, then probability of A intersection B will be 0, क्योंकि दोनों इवेंट एक साथ ऑकर नहीं कर पाएगा. और दूसरा बात, if A and B are independent events, if A and B are independent events, then probability of A intersection B, मतलब A और B दोनों का होने का probability is equal to PA into PB by definition. by definition.
और ये जो चीज है टू बी डन लेटर, टू बी डन लेटर ऑन इन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे हम लोग तो ये चीज़ दिखेगा हम लोग को। मतलब तुम मान के चलो आगे चलकर ये फार्मूला आएगा, तो अगर ये फार्मूला आता है तो ये फार्मूला सही है। अब तुम खुद सोचो, क्या ए और बी पॉइंट एक साथ हो सकता है? अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ तो ए और बी का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा। जबकि इंडिपेंडेंट हुआ तो इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी 0 होने का कोई जरूरी नहीं है, जरूरत नहीं है कि हमेशा 0 ही हो जाए ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी। इंप्लाइज इवेंट्स कैन नॉट बी independent, events cannot be independent and mutually exclusive at the same time, and mutually exclusive at the same time। ये मिसकंसेप्शन क्लियर हो गया तो हैंड रेस करो। क्योंकि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उनके इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी 0 होना ही पड़ेगा। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट है तो उनके इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी 0 हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए दो इवेंट एक साथ इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता है। सो नेक्स्ट इज वेरी गुड। आई थिंक इट शुड बी ई पॉइंट, इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स। समझ गए तुम? हम जानते हैं जिसका होने का प्रोबेबिलिटी सेम हो, जिसका होने का चांस बराबर हो, जिसका होने का टाइम बिल्कुल एक जैसा हो, उनको बोलते हैं इक्वली लाइकली, मतलब इक्वली प्रोबेबल। ठीक है, इक्वली लाइकली का मतलब तुम कह सकते हो इक्वली प्रोबेबल इवेंट्स। जैसे सिक्का उछाले, हेड आने का इवेंट और टेल आने का इवेंट इक्वली लाइकली है क्योंकि दोनों का प्रोबेबिलिटी आधा आधा है। सो टू और मोर इवेंट्स, two or more events which have the same chance of occurring, which have the same chance, or you can say which have the same probability of occurring, are called equally likely events, are called equally likely events। Examples are very common, जैसे in tossing a coin, in tossing a coin, let A equal to event that head appears and B be the event that tail appears। ठीक है, तो दोनों का होने का चांस सेम 50-50। implies A and B are equally likely outcomes, equally likely events, equally। ना ये इक्वली लाइकली बहुत काम का चीज है जिसको लोग आगे चलकर भूल जाता है और इस पे ध्यान दिए बिना क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाता है। हम दिखाएंगे कहाँ गलती हो सकता है, काफी चांसेस होता है गलती होने का। वैसे ही किसी पासा को फेंक दिए, 1 आना एक इवेंट, 2 आना एक इवेंट, 3 आना एक इवेंट, 4 आना एक इवेंट, 5 आना एक इवेंट, 6 आना एक इवेंट, तो ये सारे इवेंट्स का होने का प्रोबेबिलिटी 1/6 रहेगा और ये सारे इवेंट्स को हम बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। So next comes
कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट्स, ये सब टर्मिनोलॉजीज है। कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट्स, कंप्लीमेंट का मतलब तुम जानते हो, वैसे ही कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट का मतलब है उस इवेंट का ना होना। जैसे द कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, बेसिक डेफिनेशन ले लेंगे। द कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए with respect to a sample space S, with respect to a sample space S is the set of all elements of S, is the set of all elements, तुम समझ सकते हो सैंपल स्पेस का वो सैंपल पॉइंट्स, is the set of all elements of S which are not in A, वो सैंपल पॉइंट जो A में ना हो, which are not in A, and is usually denoted by, and is usually denoted by, बहुत तरीके से कर सकते हो, A डैश या फिर A बार या फिर A कंप्लीमेंट, सब एक ही चीज है, सब एक ही चीज है। एग्जाम्पल देखेंगे ना हम लोग। एग्जाम्पल, सपोज a die is rolled, आई थिंक बारिश हो रहा है, इंटरनेट इसलिए गड़बड़ है। ए die is rolled, let A be the event, let A be the event of getting an even number, of getting an even number implies सैंपल स्पेस में तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, और ए इवेंट में जो फेवरेबल सैंपल पॉइंट्स होंगे वो होंगे इवन नंबर सारे सैंपल स्पेस के, 2 4 6। देन जो ए कंप्लीमेंट है या ए डैश बोलो, वो सैंपल स्पेस का वो सारा पॉइंट होगा जो ए में नहीं है। तो तुम समझ सकते हो कंप्लीमेंट ऑफ ए कैन बी कंसिडर्ड टू बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, दैट इज ए कंप्लीमेंट बोलो या फिर ए बार बोलो या फिर ए डैश बोलो, दिस इज इक्वल टू इवेंट of not getting an even number, of not getting an even number. Now in this case this is simple, this is basically event of getting an odd number, event of getting an odd number। दोनों के होने का चांस का सम 1 होगा, प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा, तुम जानते भी हो, लेकिन हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि तुम नहीं जानते हो। We are going by the basics. So now note union even E2 of events E1 is the event of at least one of events occurring। ये सब चीजें याद रखना, आगे भी पढ़ेंगे। E1 union E2 is the event, denotes the event of happening या occurrence of at least one of the events, at least one of the events E1 and E2। ऐसे बहुत सारे नोटेशंस हैं जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये पहला है, ये हम लिख दे रहे हैं क्योंकि अक्सर काम आता है ये सब क्वेश्चन में,
और भी काम आता है, सब लिखेंगे। E1 इंटरसेक्शन E2 is the event of occurrence of both E1 and E2 simultaneously. Is the event of occurrence of both E1 and E2 at the same time. तो ये सब चीजें जो याद रहना चाहिए हम लोग को। थर्ड पॉइंट देखो, एक टेबल बना के दे रहे हैं तुमको, वो थोड़ा दिमाग लगाया करो हमेशा क्वेश्चन में। वर्बल डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन में कैसा देगा, और सेट नोटेशन, सेट के टर्म्स में कैसे लिखना चाहिए ताकि क्वेश्चन बनने का चांस बढ़ जाए। जैसे बोला तुमको नॉट ए, देन इट इज ए कंप्लीमेंट। ए और बी मतलब समझ रहे हो, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, ये ऊपर दिखा दिया ना हम, इट विल बी ए यूनियन बी। मार्किंग कर देना चाहिए एरो के थ्रू, नहीं तो सब एक जैसा लगेगा, एक ही लाइन लगेगा, बाद में मार्किंग करेंगे। ए एंड बी मतलब ए और बी इवेंट दोनों अकर करे, सो दिस विल बी ए इंटरसेक्शन बी। नाउ सी इंपॉर्टेंट, ए बट नॉट बी, सो दिस विल बी ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। और सेट के नोटेशन में तुम इसको a माइनस बी भी लिखते हो। इफ यस प्लीज रेज हैंड। मतलब a के सैंपल पॉइंट लेने हैं पर b के सैंपल पॉइंट नहीं लेने हैं, इसलिए a का इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट के साथ लेंगे। नाइदर a नॉर b, ना इवेंट a हो ना इवेंट b ऑकर करे, मतलब a भी नहीं हो और b भी नहीं हो। At least one of A, B or C. At least one of A, B or C. So it is easy. A union B union C. Exactly one of, ये अच्छा है, exactly one of A and B. A और B में से exactly कोई एक ही इवेंट ऑकर करे, तो हो सकता है A ऑकर करे और B ऑकर ना करे, या फिर ए ही ऑकर ना करे और बी ऑकर करे। इसमें हैंड रेस जरूरी है प्लीज। ये समझ में आया? दोनों केस पॉसिबिलिटी है ना, ए हो बी ना हो, या फिर ए ना हो और बी हो। ऑल ऑफ थ्री ए बी सी मतलब ए इवेंट भी हो, बी इवेंट भी हो और सी इवेंट भी हो, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देन exactly 2 of ABC, exactly 2 of मतलब ABC 3 इवेंट है, इन तीनों इवेंट में से exactly 2 इवेंट ऑकर कर जाए। दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, कोई 2 होना है ना, तो हो सकता है A ऑकर करे, B ऑकर करे लेकिन C ऑकर ना करे, या फिर A ऑकर करे, B ना ऑकर करे, C ऑकर करे, या फिर A ही ऑकर ना करे और B और C ऑकर करे। सो दिस इज हाउ वी राइट इन सेट नोटेशन, 3 इवेंट में से एग्जैक्टली 2 ऑकर करे। सो नाउ कम्स द बिग थिंग, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। ऑल ऑफ यू नो इट ऑलरेडी, इसी का इंतजार था तुम लोग को। सो अभी तक हम माहौल क्रिएट किए प्रोबेबिलिटी सीखने का। सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इट कम्स फाइनली द मेन फार्मूला। पर तुम जान लो प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक फार्मूला से नहीं बनता है, बट हाँ बेसिक तो एक फार्मूला है जो काम आता है। इफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसमें समझाने में कुछ नहीं है, जस्ट डेफिनेशन देखो और तुम्हारा दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा। इफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट
results, if a random experiment results in n mutually exclusive, equally likely and exhaustive outcomes. आ गया एग्जॉस्टिव वर्ड, आना ही था, क्योंकि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से जितने भी इवेंट्स हो सकते हैं वो सबका यूनियन लेंगे तो सैंपल स्पेस आ जाएगा, तो सारे इवेंट्स आपस में एग्जॉस्टिव होंगे। इसलिए लिखे रैंडम एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स इन n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इक्वली लाइकली एंड एग्जॉस्टिव आउटकम्स, out of which m outcomes are favorable to the occurrence of an event A, then probability of occurrence of event A is given by P of A, which is equal to m by n, that is number of outcomes favorable to A number of outcomes favorable to A divided by total number of possible outcomes, लीजिए मिट गया, ये कैसे हुआ? देन क्या लिखे थे भाई? देन अच्छा मिल गया। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of event A is given by P of A equal to m by n equal to number of outcomes फेवरेबल। फिर से मिट गया तो नहीं लिखेंगे, बात समझ रहे ना? ना इसमें इक्वली लाइकली वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला सिर्फ तभी लग सकता है जब रैंडम एक्सपेरिमेंट के सारे आउटकम्स इक्वली लाइकली हो। दिस शुड ऑलवेज बी केप्ट इन माइंड प्लीज। अगर सारे आउटकम्स इक्वली लाइकली नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं काम करेगा। सो इक्वली लाइकली आउटकम होना बहुत जरूरी है ये फॉर्मूला लगाने के लिए। आएंगे हम लोग उस पे भी। सो ऑब्वियसली ये जो m है ना वो 0 से लेकर मैक्सिमम n तक ही हो सकता है। तो जो m by n है वो 0 से लेकर 1 तक हो सकता है। मतलब इवेंट A का होने का प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 तक हो सकता है। तो फर्स्ट केस फॉर इम्पॉसिबल इवेंट A, अगर इवेंट A इम्पॉसिबल है तो फिर m 0 हो जाएगा, m के फेवरेबल कोई आउटकम नहीं आएगा, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A 0 हो जाएगा। और फॉर श्योर इवेंट A, अगर कोई इवेंट A श्योर है कि होगा ही होगा, इसका मतलब है कि फेवरेबल आउटकम्स टोटल आउटकम है, सारे आउटकम ही A को फेवर कर जाएंगे। इन दैट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ A 1 होगा। Important note, probability of occurrence of A complement will be 1 minus probability of occurrence of A. Very simple and very important,
क्योंकि ए का होने का प्रोबेबिलिटी और ए का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी अगर जोड़ा जाए तो सम 1 ही आना चाहिए। सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि ए का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी विल बी 1 माइनस ए का होने का प्रोबेबिलिटी, और ए का होने का प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस ए का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी। दीज आर टू की पॉइंट्स। नाउ हम एक एग्जांपल दिखाते हैं तुमको और हम जानते हैं तुम सही सॉल्व कर दोगे, लेकिन फिर भी हम देंगे क्वेश्चन और ऑप्शन भी देंगे, और फास्ट सॉल्व करोगे जितना फास्ट कर सकते हो, ठीक है। टू डाइस आर रोल्ड, two dice are rolled together, then the probability of getting a total of less than 6, probability of getting a total of less than 6 is equal to, बता दे रहे हर बनाना मत, I am giving you options. Say first option is 4 by 11, second option is 5 by 18, third option is 5 by 11, and last option is none of these. So what should be your answer? तो देखो, एक कॉमन मिस्टेक इस क्वेश्चन में होता है जो नहीं करना है कभी हम लोग को, ठीक है। वो करते हैं बच्चे लोग, करते हैं और गलत हो जाता है। वो नहीं करेंगे हम लोग, फिर तो सही आंसर दे ही रहे हो तुम लोग। जो मिस्टेक है वो ये है कि पॉसिबल सम्स आर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 implies total 11 possible outcomes. 11 possible outcomes. Favorable sum are 2, 3, 4, 5. That is 4 favorable outcomes. 4 favorable outcomes. जानते हो, ये एक बच्चा कर दिया था, इसीलिए हम तुम लोग को दिखाए हैं, अपने एक्सपीरियंस में देख चुके हैं। So probability equal to 4 by 11. So this is a big mistake. big 5 क्रॉस पड़ेगा इस पे। इसका सिर्फ एक कारण है, तुम जो फॉर्मूला लगा दिए यहाँ पर वो नहीं लग सकता था, क्योंकि सारे आउटकम्स इक्वली लाइकली नहीं थे। यही है करेक्शन। Events of getting a sum of 2 are, सिर्फ एक इवेंट है, 1-1। Events of getting a sum of 3 are 1-2 and 2-1। पहले पर 1, दूसरे पर 2, दूसरे पर 1, पहले पर 2। तो भाई सीधा सा बात है ना, इतना लिखना ही क्यों पड़ेगा हम लोग को, सीधा सीधा बात है। ये वाले इवेंट का होने का प्रोबेबिलिटी 1/36 है, जबकि ये वाले इवेंट का होने का प्रोबेबिलिटी 2/36 है।
क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स है वो तो 36 है। तो सम 2 आने का प्रोबेबिलिटी कुछ है, 3 आने का कुछ है, 4 आने का कुछ है। तो यही तो बात है। सो ऑन, दैट इज above events above events are not equally likely, मतलब ये सारे आउटकम्स है ही नहीं जिस क्वेश्चन का बात हो रहा है। क्योंकि जिस रैंडम एक्सपेरिमेंट का बात हो रहा है उसका आउटकम हमेशा इक्वली लाइकली और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर आएगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे ना भाई। तो ये फॉर्मूला जो बच्चा लोग लगा देता है वो बहुत बड़ा गलती होता है। तो इसको ध्यान रखना होता है, इट्स अ की पॉइंट। ये फॉर्मूला तभी लग सकता है जब सारे पॉसिबल इवेंट्स आर इक्वली लाइकली। इसलिए इसका करेक्ट सॉल्यूशन वही है जो तुम लोग किए हो, और क्लास 10th में भी ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इसलिए जो करेक्ट सॉल्यूशन है सैंपल स्पेस में कौन कौन आएगा? 1 1 1 2 डॉट 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 1 6 2 1 डॉट 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 2 6 डॉट 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 इसी तरह चलेगा 6 6 तक। टोटल 36 आउटकम आएंगे। दैट इज NS इक्वल टू 36। NS का मतलब क्लास 10th में देखे थे ना। NS का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस S, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in set S, and let E be the event of getting a total of less than 6 implies E में कौन कौन सा सैंपल पॉइंट आ सकता है? 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 भी आ सकता, 1 4 आ सकता है, 1 5 नहीं आएगा। फिर 2 1 आएगा, 2 2 आ सकता है, 2 3 भी आ सकता है, 2 4 नहीं आएगा। 3 1 आएगा, 3 2 भी ठीक है, 3 3 नहीं आएगा, 4 1 ठीक है। मेरे ख्याल से बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट E इज 10। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स वही स्मॉल m और स्मॉल n है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं। सो implies probability of occurrence of event E will be number of elements in E by number of elements in sample space. So 10 by 36 equal to 5 by 18 इक्वल टू 5 by 18। तो एक लास्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं हम लोग आज का प्रॉब्लम। अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो अलग बात, हम अपने से कुछ दे रहे हैं। एक कॉइन इज टॉस्ड, आजकल डाई ज्यादा मन में चल रहा है। एक कॉइन इज टॉस्ड, if head comes, then the coin is tossed again, if tail comes, then a die is rolled, find the probability
फाइंड द, गजब स्पेलिंग लिख दिए हैं, हद हो गया, हाथ फिसल जा रहा है, 2 बार BA लिख दिए हैं। देखो क्वेश्चन गलत होगा तो देख लेंगे हम लोग। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहला क्वेश्चन एग्जैक्टली 1 टेल, दूसरा क्वेश्चन एग्जैक्टली 2 टेल्स। प्लीज सॉल्व दिस वन। क्वेश्चन में एक और पार्ट ऐड करेंगे, एग्जैक्टली 2 हेड्स। Okay, we will discuss this one. It's a good problem, basic level, NCERT level. And if this is NCERT level, then can be expected in JEE mains also. Now जो random experiment है उसमें सबसे पहले क्या किया गया है, a coin is tossed. Now it is very better to draw such diagram. A coin is tossed में 2 केस हो सकता है, या तो हेड आया होगा या तो टेल आया होगा। हेड आने का प्रोबेबिलिटी हाफ, टेल आने का प्रोबेबिलिटी हाफ। अगर हेड आया होगा तो फिर से कॉइन उछाला गया है तो फिर से हेड आया होगा, प्रोबेबिलिटी हाफ, या फिर टेल आया होगा, प्रोबेबिलिटी हाफ। तो ओवरऑल दोनों बार हेड आने का प्रोबेबिलिटी हाफ इंटू हाफ, दैट इज 1/4 है, और पहला बार हेड और फिर दूसरा बार टेल आने का प्रोबेबिलिटी हाफ इंटू हाफ 1/4 है। और अगर पहला ही बार टेल आ गया होगा तो एक डाइस रोल किया गया है, जिसके बाद 1 आ सकता है, 2 आ सकता था, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, और कुछ भी आए सबका प्रोबेबिलिटी 1/6 रहेगा। हर नंबर आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है। Now as per the multiplication law of permutation and combination and events, you can understand पहले टेल आए और फिर 1 आए का प्रोबेबिलिटी हाफ इंटू 1/6 है। प्लीज रेज हैंड इफ यू कैन अंडरस्टैंड। वैसे ही 2 के लिए भी प्रोबेबिलिटी 1/12, 3 के लिए प्रोबेबिलिटी 1/12, 4 के लिए प्रोबेबिलिटी 1/12, 5 के लिए प्रोबेबिलिटी 1/12, 6 के लिए प्रोबेबिलिटी 1/12। अगर सारा प्रोबेबिलिटी को जोड़ेंगे तो 1 पक्का आएगा। दिस इज कॉल्ड ट्री डायग्राम। प्लीज सी द सम 1/4 एंड 1/4 मिलके हाफ, और ये 1/12 6 बार, तो इंटू 6 करके हाफ, सो हाफ और हाफ ऐड करके 1। सो यस, ट्री डायग्राम इज परफेक्ट। नाउ लेट्स आंसर द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली 1 टेल। First question is probability of getting exactly 1 tail. Probability of getting exactly 1 tail. Probability of getting exactly 1 tail is equal to, कौन कौन से आउटकम है जिसमें सिर्फ एक ही टेल रहा है। जैसे पहला आउटकम जो है, बात को समझना पड़ेगा। पहला आउटकम है वो है हेड हेड, दिस इज 1 आउटकम, दिस इज हेड टेल, दिस इज टेल 1, टेल 2, टेल के बाद 3, टेल के बाद 4, टेल के बाद 5 और टेल के बाद 6। तो डिफरेंट 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 आउटकम्स है। बच्चा लोग क्या गलती करता है, एक टेल वाला आउटकम काउंट करता है। एक टेल वाला आउटकम मतलब, एक टेल वाला आउटकम कौन कौन है, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल 7/8 इज ए रॉन्ग आंसर, इज ए रॉन्ग आंसर। यहां वही वाला फैक्टर काम कर गया।
सारे के सारे इवेंट्स इक्वली लाइकली नहीं थे। T1, T2, T3, T4, T5, T6 were equally likely, all having probability of 1/12, लेकिन एक आउटकम ऐसा था HT जिसमें भी एक टेल था, लेकिन उसका प्रोबेबिलिटी 1/12 नहीं बल्कि 1/4 था। सो करेक्ट, यू हैव टू ऐड द प्रोबेबिलिटीज, मतलब 1/4 प्लस 1/12 को जोड़ोगे तुम 6 बार। So this is 1/4 plus half, 3/4. So 3/4 is the correct answer. Probability of getting exactly one tail is 3/4. दूसरा क्वेश्चन, probability of getting two tails 0. ऐसा कोई आउटकम नहीं है जिसमें दो टेल है। Probability of getting two tails, probability of getting two tails equal to 0, और दो हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/4 है जो सबसे टॉप में लिखा हुआ है। सो सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स, वो तो सबसे ऊपर लिखा हुआ था, इक्वल टू 1/4। सो दीज आर 3 करेक्ट सॉल्यूशंस। ओके।